Hello everyone. In this part, we are going to learn types of chemical reactions. So in class ninth, we have learned that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into another elements. Rather, they break bond from one compound and form bond with another compound. Here it's written, during chemical reactions, atom of one element do not change into other elements, nor do atoms disappear from mixture or appear from somewhere else. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. So बेसिकली क्या होता है कि अगर हम ये एग्जांपल लें, ये NaOH वाला और HCl वाला, तो क्या होता है कि NaOH ये हमारे पास है और HCl है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है कि Na और Cl मिलके यहाँ पर ये NaCl बना रहे हैं और H एंड OH मिलके H2O बना रहे हैं। तो तुम अब बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटकर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल कैसे हुआ? तो एक बात याद रखना कि NaCl जो है वो कभी भी अकेले नहीं रहता, वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। तो क्रिस्टल फॉर्म में NaCl का पूरा जो क्रिस्टल है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इसलिए जिसका एफिनिटी ज़्यादा होगा वो कोशिश करेगा कि वो रिएक्ट करके वो दोनों एक कंपाउंड बना ले। तो यहाँ पर Na और Cl का, ये Na और Cl दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण NaCl यहाँ पे बन जाता है और H2O यहाँ अलग बन जाता है। तो बेसिकली ये हो रहा होता है, यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड टूट रहा होता है और बॉन्ड नया बन रहा होता है। ये नहीं कि Na जो है वो तुम्हारा जैसे यहाँ पे NaCl है तो H तुम्हारा Na में बदल जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो बॉन्ड टूटता है, फिर नया बॉन्ड बनता है, तब जाकर कोई नया हमें कंपाउंड या फिर सब्सटेंस मिलते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नेम से ही पता चल रहा है कि दो तीन कंपाउंड मिल रहे होंगे, दो तीन एलिमेंट्स मिल रहे होंगे और कुछ नया बना रहे होंगे कंबाइन होकर। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखा है जिसमें बोल रहा है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं, उससे बीकर में लेना है और स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और पानी मिलाना है। तो उसके बाद में बीकर को टच करके बोला देखने को कि क्या हो रहा है, तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो। फिर लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड CaO react with H2O to gives CaOH whole twice select lime plus heat। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्विक लाइम जो है वाटर से मिलकर सिलेक्ट लाइम बना रहा है और साथ में बहुत सारा हीट प्रोवाइड कर रहा है। क्विक लाइम बेसिकली तुम्हारा चूना है। चूना तुमने देखा ही होगा, उसमें जब पानी डालते हैं तो वो छूने पे हमें हल्का सा वो गर्म लगता है। तो बेसिकली वो ये तुम्हारा क्विक लाइम। तो in this reaction calcium oxide and water combine to form single product calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is to formed from two or more reactants is known as combination reaction। यहाँ पे सिंगल देखो, यहाँ पर बोल रहा है सिंगल प्रोडक्ट, और तुम सोच रहे हो कि भाई हीट भी तो आ रहा है प्रोडक्ट में। तो बेसिकली हीट हमारा प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। हम नहीं चाहते कि आए, पर आ रहा है। हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन, जब ये दोनों मिलकर जब रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास एक बाई प्रोडक्ट में हीट बन रहा है। प्रोडक्ट हमारा CaOH होल ट्वाइस ही रहेगा। तो यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है और ये बाई प्रोडक्ट हो गया हमारे यहाँ पे हीट। अब पूछोगे हीट क्यों बन रहा है? तो बेसिकली जो बॉन्ड ब्रेक और कंबाइन के बीच का जो एनर्जी बच गया वो तुम्हारे हीट के फॉर्म में रिलीज हो जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि CaO है, इसे मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी कुछ 10 किलो जूल है और पॉजिटिव में, और CaOH जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसका बॉन्ड एनर्जी कुछ और ज़्यादा
जैसे कि 7 किलो जूल है, तो 10 किलो जूल ये टूटा तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ, लेकिन बनने में हमारे पास 7 किलो जूल ही यूज हुआ। तो जो 3 किलो जूल जो है वो तुम्हारा हीट के फॉर्म में बाहर इवॉल्व हो जाएगा, तो वो तुम्हारा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर एक डू यू नो बॉक्स में दे रखा है कि सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट लाइम जो बना था 1.13 में इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate on walls। तो अच्छा, दीवार को जो वाइट वॉशिंग करते हैं, पुताई जो करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम COH होल ट्वाइस यूज करते हैं। चूना में पानी मिलाते हैं। पहले जैसे गाँव में होगे तो तुम्हें तो पता होगा कि अभी भी वहाँ पर पुताई वो चूना से ही करते हैं, क्योंकि उतना रिसोर्सेज नहीं होते अवेलेबल। पर अब तो बेसिकली कम ही होता है। पहले हमारे यहाँ हुआ करता था, जब मैं छोटा था तो घर हमारा चूना से ही अ, पुताया करता था, पेंट हुआ करता था। तो बेसिकली एक बड़ा सा कंटेनर लेते थे, उसमें बहुत सारा चूना रख देते थे, कैल्शियम ऑक्साइड, और पानी डाल देते थे, और फिर उसे मिक्स करके कुछ देर छोड़ते थे, और फिर दीवार को पेंट किया करते थे। और फिर शुरू में क्या होता था कि वो एकदम लाइट फेंट कलर रहता था, दिखता ही नहीं था कि पेंट हुआ भी है नहीं। फिर धीरे धीरे वो उसमें वाइट कलर आ जाता था, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता था। जैसे ये COH होल ट्वाइस है जो दीवार पर हमने अभी पेंट किया, उसमें क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करेगा और रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जो कि हमारे मतलब शाइनी फिनिश देगा, ग्लॉसी फिनिश देगा वॉल को। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3। तो मार्बल का भी केमिकल फार्मूला CaCO3 ही होता है, वो सॉलिड में रहता है। तो बेसिकली यही होता है वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो बर्निंग ऑफ कोल, कोल बेसिकली कार्बन ही होता है, तो उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं, पर यहाँ पे हम प्योर कोल की बात कर रहे हैं, तो कोल को हम जनरली कार्बन के फॉर्म में लिखेंगे। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं, ये तो पता ही है सबको। अब इन सिंपल लैंग्वेज कहाँ गया है? In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compound combine to form a single product, the reactions are called combination reactions। तो basically उसी का दूसरा फॉर्म में दे रखा है। In activity 1.4, we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. Reaction in which heat is released along with formation of product is called exothermic reactions। तो ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन हो गया। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हीट दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सो एंड इंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में हमारा हीट रिलीज होता है, जिसे हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और इंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होता है, जिसे निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। अदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन को जब बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो यही सब है। डू यू नो द दैट बी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव? ओके, पता है। सो नाउ अब कह रहा है यहाँ पर कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक होना ही होगा, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगा। जो हम खाना खा रहे हैं, अगर वो प्रोसेस फूड जो बर्न करेगा वो एक्सोथर्मिक नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगा कहाँ से? तो हमें एनर्जी चाहिए। तो जब तक प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं होगा तो तब तक एनर्जी मिलेगा ही नहीं। इंडोथर्मिक होता तो उल्टा हम खाना खा रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना।
हमें एनर्जी मिलता है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तभी हमें एनर्जी रिलीज हो रहा है जिसे हम यूज़ कर पा रहे हैं। तो वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। During digestion, food is broken down to simpler substance. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in cells of our body and provide energy. The special name for this reaction is respiration. The process of uh, which you study, अच्छा 6 में बोल रहा है कि पढ़े थे respiration का process, ठीक है। तो respiration में का ये रिएक्शन है, ग्लूकोज रिएक्ट ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। तो ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 6th 7th में जब भी पढ़े थे। नाउ द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बोल रहा है कि डिकम्पो जो वेजिटेबल मैटर जो भी हमारे किचन का बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो नाउ वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या, टूटना छोटे छोटे कंपाउंड्स में, या फिर जैसे कोई चीज़ पढ़े हो कि डिकम्पोजेज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन मतलब कोई एक कंपाउंड दे रखा है जो कि छोटे छोटे कंपाउंड्स में और एलिमेंट्स में टूट रहा है। तो यहाँ एक्टिविटी 1.5 में लिख रखा है, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 क्रिस्टल लेना है हमें। उसके बाद क्या करना है, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। तो कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर अर्लियर। एंड देन hit the boiling tube over the flame of a burner or a spirit lamp as shown in observe the color of the crystal after heating। तो क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट ले रहे हैं और उसे हीट कर रहे हैं। तो फेरस सल्फेट जो अर्लियर ग्रीन कलर था, उसे जब हम हीट कर रहे हैं तो वो कौन से कलर में चेंज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो यहाँ हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। यू कैन ऑल्सो स्मेल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो क्या हो रहा है कि FeSO4 को जब हीट कर रहे हैं तो वो Fe2O3 में ब्रेक हो रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड था FeSO4 जो कि टूट के 1 2 और 3 कंपाउंड बना लिया। तो ये क्या हो रहा है, एक कंपाउंड से टूटकर अलग अलग कंपाउंड बन रहा है, तो वो डिकम्पोज कर रहा है। तो कंस्टिट्यूंट कंपाउंड्स में ब्रेक हो जा रहे हैं तो वो डिकम्पोज कर रहे हैं। तो FeSO4 जो है Fe2O3 में बदल रहा है, SO2 गैस बन रहा है, SO3 गैस। ये 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Ferrous sulfate crystal FeSO4.7H2O loses water when heated and the color of crystal changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is solid while SO2 and SO3 are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is quicklime. uh, okay, it has many uses. One is manufacturing of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. तो डिकम्पोजिशन जब हीट करके कर रहे होंगे तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन करें कहेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में हमें जो ये स्मेल जो मिल रहा था वो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्मेल है। स्मेल बर्निंग ऑफ सल्फर, तो सल्फर जब बर्न करते हैं तो वो उसका एक पर्टिकुलर ओडर होता है, तो वही हमें ये सल्फर बर्न होने के कारण वो स्मेल मिल रहा था। एंड नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन CaCO3 को जब हीट करेंगे तो क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। तो 1 मिनट यहाँ पर एक देखो, जैसे यहाँ पर क्या था, कहाँ गया? हम यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला रहे थे, तो हमारे पास CaCO3 बन रहा था। तो जब हम CaCO3 को हीट कर रहे हैं तो हमें वापस से ये दोनों मिलने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों मिल नहीं रहे। हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, ये मिल रहा है। तो वो हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं मिल रहा है हमें। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हीट कर रहे हैं ना, तो जो हाइड्रोक्साइड है वो बेसिकली
बेसिकली यहाँ पर ये CO3 को जब हीट कर रहा है तो हमारे पास, चलो मान लो कि हमें CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हीट ऑलरेडी है तो ये और ब्रेक होकर CoA प्लस H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो CoA मिल रहा है। तो बेसिकली ये बीच का स्टेप गायब करके डायरेक्ट ये लिख दिया है कि CO3 को जब हीट करते हैं तो हमें CaO और CO2 मिलता है, और H2O वेपर्स वो बनकर रिलीज हो जाते हैं। तो वो यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ जो वाटर जो था, ऊपर देखो कि CaCO3 प्लस वाटर बन रहा था, तो वो वाटर रिलीज हो गया और यहाँ से भी वाटर रिलीज हो गया। तो बैलेंस करने का दोनों तरफ से वाटर रिलीज हो गया, इसलिए हम इधर नहीं लिख रहे हैं वाटर, क्योंकि अगर लिखेंगे तो फिर हमें इधर भी वाटर लिखना पड़ेगा और बैलेंसिंग में बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब हीट है ऑलरेडी तो दोनों तरफ का वाटर रिलीज हो गया, तो हम वाटर वेपर्स यहाँ पर नहीं शो कर रहे। तो बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पर। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, लीड नाइट्रेट पाउडर को ले रहा है और ठीक है उसे हीट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लीड नाइट्रेट पाउडर को जब हीट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है। ये सब रिएक्शन हमने पहले भी देखा है कि PbNO लिखा तो है, PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड को जब हम हीट कर रहे हैं तो PbO एंड NO2 गैस में गैस इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन गैस बन रहा है। लीड नाइट्रेट्स ब्रेक्स इनटू लीड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये भी डिकम्पोजिशन, एक से बहुत सारे बन रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये भी है। लेट अस परफॉर्म सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। तो अब एक्टिविटी दे रखा है जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म करना है हमें। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, एक्टिविटी 1.7 में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। तो और वाटर जब डिकम्पोज होगा तो इसमें दो ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। तो यही बन सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होते हैं। तो उसे जब हम ब्रेक करेंगे तो अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रिलीज करेंगे, और कुछ तो दे नहीं सकते, क्योंकि एलिमेंट्स चेंज होते नहीं है, ये हमने पढ़ा ही ऑलरेडी, पीछे देखा ही था। तो एक बार एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल्स, ताकि पानी लीक ना करे। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर्स एज सोन इन फिगर 1.6। यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड्स लगा देना। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, fill the mug with water such that the electrode are immersed. Add few drop of dilute sulfuric acid to water। H2SO4 को ऐड कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। H2SO4 कहने का मतलब बेसिकली हम H प्लस आयन्स ऐड कर रहे हैं ताकि कंडक्टिविटी बढ़ जाए और करंट का फ्लो इजीली हो सके। तो यहाँ पर पूछते हैं कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करते हैं, तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. Switch on current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrode. These bubbles displace water in the test tube. Uh, is the volume of gas collected the same in both the test tubes? Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by burning a candle close to the mouth of test tube। तो यहाँ से ये क्या बोल रहा है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड सेम। तो इसमें जो वॉल्यूम जो कलेक्ट हुआ हमारे टेस्ट ट्यूब के ऊपर, क्या वो सेम है? तो नहीं होगा सेम, क्योंकि वाटर को हम जब ब्रेक कर रहे हैं और यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन का जो है, यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन का 1 ही मोल मिल रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा स्पेस लेगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो
हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो पहला तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि टेस्ट करना है कि कौन कौन सा गैस रिलीज हो रहा है। तो बर्निंग कैंडल को हम जब भी टेस्ट ट्यूब के क्लोज ले जाएंगे तो हाइड्रोजन जो होगा तो वो पॉप साउंड के साथ उस कैंडल को अ, मतलब एक्सटिंग्विश कर देगा, कैंडल को बुझा देगा। और ऑक्सीजन होगा तो वो और बर्निंग को इंक्रीज कर देगा। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन किस में कौन सा गैस है। और वो वॉल्यूम देखकर भी पता कर सकते हो कि किस में कौन सा गैस है। जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा वो हाइड्रोजन गैस होगा, और जिसमें कम होगा वो ऑक्सीजन गैस होगा। नाउ एक्टिविटी 1.8 में टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। व्हाट इज द कलर एंड प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। ऑब्जर्व द कलर सिल्वर आफ्टर सम टाइम। ओके, तो क्या हो रहा है कि यू विल सी दैट द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो अर्लियर जो सिल्वर क्लोराइड वाइट था, से कुछ देर सनलाइट में छोड़ देंगे तो ग्रे कलर का हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि AgCl जो है वह सनलाइट के प्रेजेंस में Ag सॉलिड एंड Cl2 गैस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, उसका डिकम्पोज कर जा रहा है वो। तो यहाँ भी ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। यहाँ पर ये सिल्वर प्रोवाइड भी सेम तरह से बिहेव करता है। AgBr लेंगे और तो सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और ब्रोमाइड में वो अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी अर्लियर होता था उसमें क्या होता था कि अ, जैसे ये एक कैमरा है और ऊपर में एक फ्लैश लगा होता था, इससे लाइट निकलता था और यहाँ पर मान लो कि तुम खड़े हो तो। और यहाँ पर ये यहाँ पीछे में हमारे पास AgBr का एक कोटिंग होता था। तो जैसे ही यहाँ से लाइट निकलता था और तुम पे पड़ता था तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास इस AgBr पे आकर गिरता था। तो जितना दूर यहाँ पे लाइट पड़ता था और जो रिफ्लेक्ट होकर इस पे आता था वो सब AgBr में अगर जैसे लाइट इस पे पड़ा तो AgBr अलग अलग Ag और Br में टूट गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो Ag बच जाता था और Br अलग अलग, वो तुम्हें एक फोटो जैसे शैडो ऑफ योर तुम्हारा एक शैडो दे देता था उस AgBr के प्लेट पे, जिससे हमें तुम्हारा फोटो मिल जाता था ब्लैक एंड व्हाइट में। लाइक यहाँ पे लिखा है वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर energy either in the form of heat, light, or electricity for breaking down the reactants. Reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. हाँ, तो इसमें absorb हो एंडोथर्मिक होगा, वो तो बता चुका हूँ। ये एक्टिविटी कैरी आउट करने को बोल रहा है। टेक 2 ग्राम ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब एट 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिक्स। हटाओ यार। अब ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख रहा है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो क्या था वो सब्सटेंस जिसे हम वाइट वॉशिंग करते थे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेम द सब्सटेंस एक्स, फॉर्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्विकलाइम। क्विकलाइम सिलेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिलेक्ट लाइम लिख दो सब्सटेंस का नेम। फॉर्मूला COH होल ट्वाइस हो गया। राइट द नेम राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन एबव विद द वाटर। तो CA, एक मिनट, कैल्शियम हमें जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो तो सेम ही रह जाएगा, या फिर यहाँ पे कैल्शियम होगा। ओके, a solution of select lime produced by reaction is used for white washing। तो सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लैम्प तुम्हारे पास ये है, और इसे जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो बेसिकली वहाँ पर हमें जो बोल रहे हैं वहाँ पे हमें एक्स का CA वो लिखना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। तो हम
क्वेश्चन ही वैसा है तो उसे बनाना भी उसी तरह से पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स बोला है ना, सॉरी मेरी गलती है। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन से हम वाइट वॉशिंग करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन से वाइट वॉशिंग करते हैं। तो एक्स कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, क्विक लाइन। और रिएक्शन जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो ये है। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double the amount collected in the other? तो रीज़न तो मैं बता चुका हूँ कि अ, जब वाटर डिकम्पोज होता है तो उसका 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब वो डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 मोल वहाँ पे प्रेजेंट होता है। and now the next is displacement reaction। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करने का मतलब कोई चीज़ यहाँ पर है तो उसके जगह पर किसी और को लाकर बैठा देना, तो वही हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंडपेपर। फिर से यहाँ पर क्लीन करने को बोल रहा है, तो इसका भी रीज़न है क्योंकि आयरन नेल के ऊपर जब आयरन नेल को कुछ दिन छोड़ दे तो क्या जंक लग जाता है ना, तो वो एक तरह से लेयर आ जाता है उस पर जो उसका ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है धीरे धीरे। बट अगर हम उसे साफ कर देंगे तो फिर से हमारे पास एक क्लीन सरफेस आ जाएगा जिसमें ऑक्सीडेशन उसका फास्ट होगा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। in each test tube take about 10 ml of copper sulfate solution. Tie 2 iron nail with thread and immerse them carefully in copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take up the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of blue color of copper sulfate solution in the test tube A and B. Also, compare the color of iron nail dipped in the copper sulfate solution with that one kept aside। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे दोनों नेल को जब साइड बाय साइड रखेंगे तो हमें दिखेगा कि एक नेल जो है वो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकाले थे वो उसका कलर हमें चेंज्ड मिलेगा। बेसिकली वो क्या होता है कि यहाँ यहाँ पर रिएक्शन दे रखे कि Fe+CuSO4 को जब रिएक्ट कराते हैं तो जो कॉपर जो होता है वो रिप्लेस आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस करके FeSO4 बना लेता है और Cu। तो यहाँ पर व्हाई डज द आयरन विल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। आयरन जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर सॉलिड अलग। तो जो उसका जो कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो ब्लू था क्योंकि उसमें CuSO4 था। जब आयरन जब रिएक्ट किया उससे तो क्या हुआ कि CuSO4 का कंसंट्रेशन घट गया क्योंकि Cu तो सॉलिड के फॉर्म में आ गया और हमारे पास FeSO4 बनने लगा। तो CuSO4 का कंसंट्रेशन घटने लगा जिसके कारण कि उसका कलर ब्लू कलर जो था वो फेड होने लगा, मतलब घटने लगा। तो ये इस रिएक्शन के कारण उसका कलर घटने लगा। और ये ब्राउन कलर इसलिए हो गया क्योंकि इस पे कॉपर आकर डिपॉजिट होने लगे। जब कॉपर यहाँ से निकला है तो वो कहीं तो जाएगा, तो यहाँ पे आयरन नेल पर आकर यहाँ पर डिपॉजिट होने लगे, इस कारण इसे ये ब्राउनिश कलर इसको मिल गया। और ये FeSO4 इस सॉल्यूशन में मिलकर इसका कलर को फेड कर रहा है, ब्लू कलर को डिक्रीज कर रहा है। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आयरन जो है कॉपर को रिमूव करके खुद वहां पर बैठ जा रहा है।
तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज से हम डिसाइड करते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज 9th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आगे अदर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स लेड क्लोराइड एंड कॉपर। तो ये सब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from compounds. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। नाउ वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही होंगी। तो यहाँ पर देखो, जैसे एग्जांपल है Na2SO4 रिएक्ट्स विथ BaCl2 तो कि BaSO4 एंड NaCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Ba जो है Na का जगह ले रहा है और Na जो है Ba का जगह ले रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट, एक साथ दो दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही है, दो दो चीज़ें प्लेस चेंज कर रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now activity 1.10 में take about 3 ml of sodium sulfate solution in test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride. Mix the two solutions. तो सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, बेरियम क्लोराइड ले रहे हैं, जब मिक्स कर रहे हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। Now, what causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 minus and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between reactants are called double displacement reactions. तो ये हो गया तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कि सच definition, such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयंस जो है वो डिस्प्लेस कर जा रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जैसे Na2SO4 को अगर हम लिखे तो इसे क्या लिख सकते हैं, Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। ठीक है, इसे अलग लिखो। और यहाँ पर Ba2 प्लस एंड Cl माइनस, ये अलग है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, Na जो है Ba का जगह ले रहा है और Ba जो है Na का जगह ले रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है BaSO4 एंड NaCl जो है वो हमारे पास बन रहा है। यहाँ पे देखो, जैसे इसको अलग से लिख ही देते हैं यार। अब Na जो है Cl के पास जाएगा तो क्या यहाँ पर Na प्लस है एंड Cl माइनस है, तो ये मिलकर NaCl बना लेंगे। और Ba2 प्लस है एंड SO4 2 माइनस है, तो ये मिलकर BaSO4 बना लेंगे। तो ये हो रहा है बेसिकली। नाउ अगला क्या था टाइप, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इसमें भी एक्टिविटी एक दे रखा है, हीट अ चाइना डिश containing about 1 gram of copper powder. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, कोई कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और रिडक्शन जो रिड्यूस हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन का कहने का मतलब कि कोई कोई कंपाउंड हो गया, मान लो सी, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कुछ डी बना रहा होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन जब भी होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन में जब हाइड्रोजन से तो बेसिकली तुम ऐसे कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में देखें तो वो तुम लोग को भी पढ़ना है कि नहीं वो, एक मिनट। तो इसे सिंपल समझो कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो तुम्हारा रिडक्शन होगा। ठीक है, O2 से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन। आगे देखते हैं, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड with black copper dioxide. Why this is why has this black substance formed? This is because the oxygen is added to copper and copper dioxide is formed. तो कॉपर
ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पर कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। इफ हाइड्रोजन gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and the copper is obtained. तो जब CuO के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हमारे पास रिवर्स प्रोसेस होता है, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में हमें कॉपर मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। If a substance gains oxygen during reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during reaction, it is said to be reduced. तो अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन हो रहा है, जैसे कॉपर को ऑक्सीजन गेन हुआ तो ऑक्सीडाइज हुआ, और यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 the copper oxide is losing oxygen and is being reduced। यहाँ पर ऑक्सीजन लूज करके वो कॉपर में बन रहा है, तो मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। तो किसी भी रिएक्शन में, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, तो इसमें दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगे, कोई एक रिड्यूस हो रहा होगा और कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो जैसे यहाँ पर देखो कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉपर जो है वो तुम्हारा रिड्यूस होकर कॉपर डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर बन रहा है, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखा है द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इन अदर वर्ड, one reactant gets oxidized while the other get reduced during a reaction. Such reaction is called oxidation reduction reaction or redox reaction. तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन, दैट इन अ रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while the other gets reduced during a reaction, such reaction are called oxidation reduction reactions or redox reactions। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर Cu बन रहा है और हाइड्रोजन H2 बन रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, कॉपर रिड्यूस हो रहा है इसलिए रिडक्शन। Some other example of redox reaction are zinc oxide plus copper gives zinc and Co। यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब क्या, जिंक जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है और कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। और MnO2 प्लस 4HCl, तो MnCl बन रहा है और H2O बन रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये हो रहा है तुम्हारा रिड्यूस। और कहाँ पे, इसमें H में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हाइड्रोजन हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडाइज। So now in reaction 1.31, carbon is oxidized to carbon monoxide and the zinc oxide is reduced to zinc. In reaction 1.32, HCl is oxidized to Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above example, we can say that if substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during reaction, it is reduced। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, उसका एक और तरीका है, कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर उस जैसे कोई कंपाउंड है, अगर वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो उसके पास ऑक्सीजन आ रहा है या उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। या किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है या हाइड्रोजन वो गेन कर रहा है, तो होगा तुम्हारा रिडक्स। तो ये यहाँ पे सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और गेन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, तो उसका रिडक्शन हो रहा हो। तो ये हो गया तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। And now we have one last topic, that is corrosion, that the effect of oxidation reaction in everyday life। तो corrosion में देखना, you must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with reddish brown powder when left for some time।
process is commonly known as rusting of iron. So some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. तो corrosion basically क्या होता है